ओके स्टूडेंट्स, हम आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं मोशन ग्राफ से। एमसीक्यू क्वेश्चंस। हमने इसकी जो है वो एक ब्रीफ डिस्कशन की थी, मोशन ग्राफ एट अ ग्लांस। और अब उसके बेस पे हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। 20-30 क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए ताकि कम टाइम में ज़्यादा डिस्कशन हो सके। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट। Here we have the question. In which section does the object have the largest acceleration? लार्जेस्ट एक्सेलरेशन। इसमें सिर्फ एक चीज़ हमें रिकॉल करनी है कि जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है उसमें जो ग्रेडियंट है या स्लोप जो है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। ये अगर आपके जहन में रहेगा तो चीज़ें बहुत आसान हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब यहाँ देख लें कि सबसे ज़्यादा स्लोप जो है वो किस एरिया में है, किस रीजन में है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये रीजन जो है वो बी है, और जो है वो इसीलिए आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन 2 देखें। एन ऑब्जेक्ट बिगिंस An object begins to fall close to the Earth's surface, air resistance can be ignored। क्या कह रहा है? एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दें और जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस की तरफ गिर रहा है। अब वैसे तो खैर ये एज सच जो है देखा जाए तो ये मोशन ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो है वो इसमें बहरहाल मोशन का तस्करा हो रहा है और ये मोशन अंडर द ग्रेविटी वाली सिचुएशन है जिसमें उसने आपसे कहा है कि एयर रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड। तो जब एयर रेजिस्टेंस आप इग्नोर कर देते हैं तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। बस, तो यही इसका आंसर है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन कोई डिक्रीज नहीं होता। एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, जाहिर है कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई काम नहीं है, मगर एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू है तो वो जीरो भी नहीं है। तो आंसर इज वेरी सिंपली ए। क्वेश्चन 3 को अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ है। द डायग्राम शोज हाउ द स्पीड ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। किस तरह चेंज हो रहा है तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, और स्पीड टाइम ग्राफ में जाहिर है कि ये वैल्यू जो है इसके लिए कोई एक इनिशियल वेलोसिटी कह दें, इसको आप इस पॉइंट पे जो है वो फाइनल वेलोसिटी कह दें। तो अगर वो आपसे ये कह रहा है कि विच रो डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई एंड बिटवीन वाई एंड जी, तो ये आपने सिर्फ देखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो इंक्रीज इन वेलोसिटी है, यानी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। और यहाँ पे y टू z जो है वो आपके पास वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हुई है, बल्कि कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। तो ये आपने यहाँ पर सिंपली आंसर आपका जो है वो बी है। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो मौजूद है, डीसेलरेशन तो मौजूद ही नहीं है। तो आपने सी और डी को तो वैसे ही कैंसिल कर दिया था, और बॉडी एट रेस्ट नहीं है तो इसलिए आपने ए को भी रिजेक्ट कर दिया। तो आपका आंसर सिंपली बी है। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 4 को। द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ जर्नी। स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है दोबारा आपको, और how does the graph show that the distance traveled in section X of the journey is greater than the distance traveled in section Y? तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व हमने पढ़ा है, या एरिया अंडर द ग्राफ हमने पढ़ा है कि ये हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, किसका डिस्टेंस कम है। तो आपने कहा कि जी ये डिस्टेंस जाहिर है कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, और जो दूसरा डिस्टेंस दिखाया गया है आपको, यानी y के अंडर जो डिस्टेंस है वो कम है। तो आपने पहला ही जो आंसर है आपका वो सही आंसर है, यानी जो आपका आंसर है वो यह है कि द एरिया अंडर सेक्शन एक्स ऑफ द ग्राफ इज ग्रेटर देन द एरिया अंडर द सेक्शन वाई। बस सिंपल चीज है। ग्रेडियंट का कोई तस्करा नहीं है क्योंकि ग्रेडियंट हमें यहाँ पर एरिया नहीं देता।
Speed at the end of section X of the journey is greater than the speed at the end of the X. The speed at the end of X of the journey is greater than the speed at the section Y. तो स्पीड जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो सेक्शन एक्स के एंड पर जो है वो ज़्यादा है और सेक्शन वाई के एंड पर कम है। तो ये यहाँ पर ये देखें क्या पूछ क्या रहा है वो आपसे, हाउ डज द ग्राफ शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि हमारे पास स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है, स्पीड ज़्यादा है या कम है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी जहन में रहे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात हो रही है। अपेरेंटली अगर आप देखें तो सेक्शन ये जो आंसर सी है ये भी हमें लग रहा है कि सही आंसर है, इसलिए कि ये ज़्यादा है और ये जो है वो कम है। लेकिन यहाँ पर वो हमसे बात कर रहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, तो इसके कम या ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सी है ये हमारे पास सही आंसर नहीं है। द टाइम फॉर सेक्शन एक्स ऑफ द जर्नी इज ग्रेटर देन द टाइम फॉर सेक्शन वाई। तो टाइम से भी कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हमें चाहिए है एरिया अंडर द कर्व, और ये जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ दिख ही रहा है कि सेक्शन चॉइस ए में ही बता दिया गया है। तो चॉइस ए इज आवर करेक्ट चॉइस। A racing car is फिफ्थ की बात हो रही है। A racing car is fitted with an on-board computer. Every time the car passes the starting line, the computer records the distance traveled in the following 2 seconds. Which set of data shows that the car increasing in speed during 2 seconds? क्या हुआ है, एक कार ट्रेवल कर रही है और आपने उसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है। हर 2 सेकंड्स के बाद जो है वो आप उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड को देख रहे हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कार की इंक्रीजिंग स्पीड जो है वो कहाँ पर है। तो यहाँ देखें इस केस में आपके पास जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 100 है 1 सेकंड में, और अगले 1 सेकंड में भी 100 है। तो सेम रेट से चल रहा है, इंक्रीज नहीं हो रही स्पीड। और यहाँ पर देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके पास 90 है फिर 80 है 180 है। तो यहाँ पर भी वही है कि 90 और इसको माइनस करें तो यहाँ पर भी 90, तो सेम स्पीड है। यहाँ देखें तो 0 से 1 का जो इंटरवल है वहाँ पर 80 है, और उसके बाद 1 से 2 का जो इंटरवल है वहाँ 190 है। तो जब आप 190 में से जो है वो 80 माइनस करते हैं तो आपके पास जो है वो 110 आता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 1 सेकंड, पहले 1 सेकंड में जो स्पीड थी वो 80 डिवाइडेड बाई 1 थी यानी 80 थी, और दूसरे सेकंड में जो है वो 110 डिवाइडेड बाई 1 है यानी 110 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हो रही है आपकी स्पीड। तो इसीलिए आपने जो है वो आंसर सी को चूज किया है। यहाँ अगर आप देखें तो पहले सेकंड में 100 और दूसरे में 180, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड था पहले सेकंड में वो 1 था, और यहाँ सेकंड में जो सेकंड इंटरवल जो है उसमें 180 है यानी 80 का डिफरेंस है। तो यहाँ स्पीड है 100, यहाँ स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड। तो नतीजा क्या है कि आपके पास यहाँ इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। तो डी ऑप्शन इसलिए गलत है, यहाँ सेम रहती है, तो इसलिए भी ये आंसर्स हमारे करेक्ट आंसर्स नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तो हमने कहा सिंपली वो सी है। उसके बाद आते हैं हम 6 पर। तो 6 में वो आपसे कह रहा है कि विच रो शोज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द अर्थ एंड डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपने पढ़ रखा है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है। और चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली अगर डिफाइन करें तो वो फोर्स पर यूनिट मास होता है, तो इसलिए उसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर केजी होता है। तो इसका जो है वो हमारे पास 9.8 सब में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ केजी पर न्यूटन है और यहाँ पर जो है वो केजी पर न्यूटन है। तो इन दोनों को तो हमने यानी ए और बी सी को तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया। बी में और सी में हमारे पास जो थी वो चॉइस थी। तो हमने कहा चेंज इन स्पीड जो है वो होती है एक्सेलरेशन, यानी डेफिनेशन एक्सेलरेशन की है, और स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन
ये होती है वेलोसिटी। तो इसलिए हमारे पास जो है वो जो बी है वो जो है वो जाहिर है वैसे तो गलत नहीं है, चेंज इन स्पीड की कोई ना कोई डेफिनेशन है, लेकिन वो जाहिर डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी नहीं है, इसलिए इसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया एंड द आंसर इज सिंपली डी। आई थिंक बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आई है, द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ द कार ट्रेवलिंग थ्रू अ टाउन, विच सेक्शन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ पीरियड व्हेन द कार इज डीसेलरेटिंग। तो वो कह रहा है कि एक टाउन से जो है वो गुजरती हुई एक कार की स्पीड टाइम ग्राफ बनाया गया है, किस जो है वो पीरियड में कार डीसेलरेट हो रही है, कार किस रीजन में आप कह लें कि डीसेलरेट हो रही है। तो जाहिर है कि जहां पर हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, स्पीड इसकी वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा है और जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें स्पीड इसकी ज़ीरो है, तो जाहिर है कि यही हमारे पास सिचुएशन थी कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी की कोई वैल्यू है, तो जो वैल्यू आ रही है ए की वो नेगेटिव में आ रही है, तो डीसेलरेशन हमारे पास इसी रीजन में हो रहा है, यानी आंसर इसका सिंपली डी है। ठीक है, जाहिर है कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो हमने वैल्यूज तो दी भी नहीं है, तो हमने सिर्फ इसकी नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन को यहाँ चेक करना है। तो डी हमारे पास इसका सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 पे हम जाते हैं, स्टूडेंट मेजर्स द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इन अ रेस। एवरेज स्पीड को जो है वो आप देख रहे हैं, विच क्वांटिटीज मस्ट बी शी मेजर। क्या क्या उसको मेजर करना है साहब। टाइम टेकन, पहला उसने कहा कि जी टाइम टेकन to complete the race and the time taken for the cyclist to reach her highest speed, दोनों टाइम का क्या करना है, गलत है। The total time taken to complete the race and the total distance traveled by the cyclist at her highest speed, highest speed से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। तो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट, तो डेफिनेशन क्या थी हमारे पास जो है वो, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे एवरेज स्पीड, तो उसके लिए हमने कहा था कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस को हमें टोटल टाइम से डिवाइड करना है। ये हमारे पास जो था वो सिंपली इसका फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो ये हमारे पास आ जाता है। एक्सक्यूज मी। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है सी। तो हमने कहा कि हमारे पास जो है वो द टाइम टेकन टू रीच हर हाईएस्ट स्पीड एंड द टोटल टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट, टाइम हाईएस्ट स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए डी भी सही नहीं है। 9th को देखें, द ग्राफ शोज द मोशन ऑफ ए स्प्रिंटर। क्या हो रहा है, एक जो है वो स्प्रिंटर है जो हमारे पास दायरा दौड़ रहा है और उसके मोशन को हम स्पीड टाइम ग्राफ हमने यहाँ बनाया हुआ है उसका। शी एक्सेलरेट्स स्टेडीली फ्रॉम रेस्ट टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। तो उसने जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड से रेस्ट से चलना शुरू किया था और 4 सेकेंड में उसने 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन कर ली, यहाँ तक आ गया। फिर कह रहा है कि विच हाउ फॉर डज द ट्रैवल इन द लास्ट 3 सेकेंड्स ऑफ हर एक्सेलरेशन। अपने एक्सेलरेशन के लास्ट 3 जो है वो सेकेंड्स में क्या हुआ, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब ये ख्याल रखें कि यहाँ पर, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड्स हैं, ये वो एरिया है, ये बुक ग्राफ का एरिया है जिसमें वो एक्सेलरेट कर रहा था, उसके बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो हमें स्पीड कांस्टेंट की तो बात ही नहीं करनी, वो एक्सेलरेट जहाँ करना है उसकी बात करनी है, लेकिन उसमें भी लास्ट 3 सेकेंड्स देखने हैं। तो लास्ट 3 सेकेंड्स क्या हैं कि आप 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं कि 1 सेकेंड से 4 सेकेंड तक जो है वो उसके लास्ट 3 सेकेंड्स हैं, और इसमें जो एरिया अंडर द कर्व है वही हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेपीजियम है और उसका एरिया जब आप निकालेंगे तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि हाफ 2 पैरेलल लाइंस का सम। तो 2 पैरेलल लाइंस क्या है, एक 2 है और एक 8 है, तो 2 प्लस 8, और ये डिस्टेंस कितना है, यानी ये टाइम इंटरवल कितना है, बेस कितना है, तो वो 3 है। और जब इसको आप
जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आती है 15। तो आपने कहा जी इसका आंसर जो है वो क्या है 15 मीटर है। आई थिंक बात क्लियर है। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपने तवज्जो नहीं दी इस बात पर कि वो लास्ट 3 सेकंड्स की बात कर रहा है और एक्सेलरेशन, जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो बॉडी कहाँ एक्सेलरेट कर रही है, वो यहाँ से जो है वो आपने देखा कि उसका एक्सेलरेशन शुरू हुआ है, यहाँ तक गया है। तो उसमें भी सारे टाइम को नहीं, लास्ट 3 सेकंड्स की बात कर रहा है, तो इसलिए हमने सिर्फ ये एरिया अंडर द कर्व जो है इसे कैलकुलेट करना है। और जब वो कैलकुलेट किया तो वो 15 मीटर का आंसर दे रहा है। तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज बी। आई थिंक बात क्लियर है अब इसमें। इसके बाद फिर कहता है क्वेश्चन 10 में, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द व्हीकल। स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास मौजूद है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन 400 सेकंड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया अंडर द कर्व। और जाहिर है कि आपके पास जो है वो फिर वही चीज़ आ जाती है कि ये एरिया जो है वो अब इस वक्त जो है वो ट्राइंगल का एरिया है। तो ट्राइंगल का एरिया आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है वो है, और इसको आपने जो है वो कैलकुलेट किया है इस ट्राइंगल के लिए। तो ये आपके पास जो है वो कितना आ रहा है 4000। तो आपके पास जो आंसर है वो ऑब्वियसली क्या है सी। मेरे ख्याल से इसको अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस ओके। 11 पे जाएं तो आप देखते हैं कि 11 में वो क्या कह रहा है, द ग्राफ शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब बात होती है तो हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है सिर्फ वो हमें एक इंफॉर्मेशन देता है, और वो क्या है, तो हमने कहा कि हमारे पास वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो हमने कहा x2 माइनस x1 डिस्टेंसेस, और जाहिर है कि हमारे पास जो है वो टाइम का इंटरवल। तो डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी कह दें उसको, डेल डी डिवाइडेड बाई डेल टी कह दें उसको। ये आपके पास जो है वो वेलोसिटी है। अब देख लेंगे क्या कह रहा है वो कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के दरमियान एवरेज स्पीड। तो आपके पास जो है वो y पर वैल्यू क्या थी 12, और x पर वैल्यू क्या है 6। किस चीज़ की वैल्यू, डिस्टेंसेस की वैल्यू। और टाइम इंटरवल्स क्या हैं, तो एक 30 है और एक 10 है। तो 30 माइनस 10, तो 6 डिवाइडेड बाई 20 जब आप करेंगे तो 0.30 आपके पास आएगा। एंड ऑब्वियसली दिस इज मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास इसका आंसर सिंपली क्या है बी है। तो बी केयरफुल, किस रीजन में आपसे पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ एरिया अंडर द कर्व का कोई जो है वो मामला नहीं है। स्लोप जो है या ग्रेडियंट जो है वो आपको स्पीड या वेलोसिटी देता है। तो इसलिए आपने ग्रेडियंट या स्पीड को जो है वो स्लोप को कैलकुलेट करना है टू गेट दी स्पीड। तो उसने आपसे एक्स और वाई के दरमियान में जो स्पीड थी वो पूछी थी, और वो कितनी आ रही है 0.30। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट जर्नी। फिर स्पीड टाइम ग्राफ का तस्करा हो रहा है। विच डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द सेम जर्नी। अब इसमें आपसे ये कहा गया है कि जो है वो एक स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया गया है और उससे रिलेटेड जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसको बताएं कि क्या है। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं यूनिफॉर्मली आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ डिस्टेंस जो है वो आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिखाया गया है, और इसका जो डिस्टेंस है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इसका ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि यूनिफॉर्मली अगर हमारे पास स्पीड बढ़ रही है तो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर वो ज़ीरो था और यहाँ हमने देखा कि वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो हमने इसको जो है वो सही आंसर माना है। यहाँ पर तो हमारे पास सी में तो क्या हो रहा है, कोई जो है वो मूवमेंट ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि बॉडी स्टेशनरी है। तो इसलिए यहाँ पर कोई स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही। यहाँ स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, जब हम पहले बात कर चुके हैं, वो स्पीड देगा, और ये स्पीड जो है यानी ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है। तो ये भी सही आंसर नहीं है। तो आंसर हमारे पास सिर्फ सही क्या रह जाता है बी।
ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको कैसे, इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ कार। फिर वही चीज है, बहुत सिंपल सी है। हाउ फॉर हैज द कार मूव्ड बिटवीन 0 to 5। तो बहुत सिंपल है, फिर वही है कि आपके पास जो है वो हाफ ए इंटू बी, यानी बेस, और इसकी बात हो रही है कि ये आपके पास पूरा एरिया अंडर द कर्व जो है, जो आपके पास जो है वो दायरे के एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। तो हाफ इंटू 5 इंटू हाइट 10, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 5, क्योंकि ये आपके पास जो कैंसिल होकर 5 दे रहा है, और 5 इंटू 5 25। तो सिंपल सा आंसर आपके पास क्या है, 25। बहुत सिंपल है। 14th में आपसे कहा जा रहा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द टेबल शोज द रीडिंग्स फ्रॉम इट्स स्पीडोमीटर एवरी 10 सेकेंड। तो क्या हो रहा है, आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास जो है वो स्पीड इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर वो कांस्टेंट हो गई। तो उसने पूछा क्या है आपसे, विच रोड डिस्क्राइब्स द कार्स मोशन इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स, यानी यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, एंड इन द लास्ट 30 सेकेंड्स, यानी यहां से यहां तक क्या हुआ, लास्ट 30 सेकेंड्स। तो हमें पता है कि लास्ट 30 सेकेंड्स में जो 12 हो गई थी स्पीड, वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है, रेस्ट में तो नहीं है। तो ए और सी तो ऐसे ही गलत है। कांस्टेंट स्पीड ठीक है, यानी बी और डी में से हमें कोई चूज करना है। लेकिन यहाँ चूंकि आपके पास जो है वो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही थी फॉर अ गिवन टाइम, तो आपके पास बॉडी जो थी वो एक्सेलरेट कर रही थी, जीरो एक्सेलरेशन उसका नहीं था। तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग फर्स्ट 30 सेकेंड्स, और ड्यूरिंग लास्ट 30 सेकेंड जो है वो कांस्टेंट स्पीड है। तो इसलिए फिर आपने बी को भी रिजेक्ट कर दिया, और आपका जो आंसर है वो सिंपली डी है। आई होप कि ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है ये आपको समझ आ रही होगी कि हम उन आंसर्स को भी देख रहे हैं यहाँ पे जो कि गलत हैं, जो रॉन्ग है, उनको हमें चूज नहीं करना। तो वो रॉन्ग क्यों है ये भी हमें पता चलना चाहिए। The diagram 15 question. The diagram show speed time graph for four different bodies moving for 6 seconds. अब ये ख्याल रखें कि हमारे पास जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ है, और लीस्ट डिस्टेंस की बात की जा रही है। विच बॉडी ट्रेवल्स लीस्ट डिस्टेंस। तो अब क्या है, एरिया अंडर द कर्व आपने निकालना है। यहाँ हमने एरिया अंडर द कर्व निकाला तो 24 है। यहाँ निकाला हमने एरिया अंडर द कर्व, तो एक तो ये एरिया अंडर द कर्व है जो आपके पास कितना आ रहा है 16, और फिर ये एरिया भी आपके पास अंडर द कर्व है जो कितना आ रहा है 4। तो इसकी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20। यहाँ पर आपके पास जो आंसर है सी में वो आपके पास आ रहा है 48। चूंकि ये पूरा जो आपके पास रेक्टेंगल है वो आपको एरिया अंडर द कर्व देगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 6 या 6 मल्टीप्लाई बाई 8, 48 आ रहा है। और यहाँ पे आप इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक आपके पास जो है वो ये स्क्वायर है, तो 4 इंटू 4 6 है, और एक आपके पास ये रेक्टेंगल है, और इन इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो 24 है। तो जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो 6 और जो है वो 16 और 24 जो है वो आपके पास कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो आपने कहा कि यहाँ पर वो लीस्ट की बात कर रहा था, तो लीस्ट इज नथिंग बट समवेयर हियर इन आंसर बी, और इन चॉइस बी। सो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे ये ख्याल रखिए एक छोटी सी बात का, कि यहाँ पर चूंकि उसने डिस्टेंस की बात की है, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं की है, इसलिए ये वाला एरिया जो है ये भी इसमें ऐड हो रहा है। तो बी केयरफुल। स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसका जो है वो एक ख़ास पैटर्न है जो हम डिस्कस हमने किया है, और उसकी डिटेल भी इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और डिस्कस की भी है, आप जाके जो है वो मेरे चैनल पे देखें, मोहसिन भाई सिद्दीक भाई मोहसिन नकवी, तो वहाँ पर देखिए इसको, और इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके मज़ीद समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ ट्रेन इज शोन। स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया गया है, क्या है साहब। टी सेक्शन में हमने देखा कि स्पीड 0 है, उसके बाद स्पीड इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, और फिर डिक्रीज हो जाती है। कह रहा है कि विच रीजन ऑफ द ग्राफ शोज द ट्रेन इज मूविंग।
तो जाहिर बात है, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि पी में वो मूव नहीं कर रही है, बाकी क्यू पे भी मूव कर रही है, आर पे भी मूव कर रही है और एस पे भी मूव कर रही है। वो एक्सेलरेट कर रही है या कांस्टेंट से चल रही है या डिसेलरेट कर रही है, वो यहाँ पे नहीं है मसला। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि किन रीजन्स में वो मूव कर रही है। तो सिंपल सी बात क्या है कि क्यू आर एंड एस, इसमें वो मूव कर रही है। जाहिर है कि पी में जैसे मैंने आपको बताया कि वो मूव नहीं कर रही, तो पी को, ए को आपने गलत मान लिया, जाहिर है कि रॉन्ग है वो। सिर्फ क्यू और एस में भी नहीं कर रही, सिर्फ आर में भी नहीं कर रही, तो क्यू आर एंड एस, इन तीनों सेक्शंस में जो है वो मूव कर रही है, इन पूरे रीजन्स में वो मूव कर रही है। तो लिहाजा आपके पास आंसर क्या है, सिंपली बी। 17 को देखें तो कह रहा है कि अ मैन स्टैंड्स नेक्स्ट टू अ रेलवे ट्रैक। कई दफा ये क्वेश्चन आता है। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड टेक्स 2 seconds टू पास द मैन। क्या थी उसकी स्पीड, 40। कितनी देर में वो यहाँ से गुजरी, मैन के पास से गुजरी, तो 2 सेकंड में वो यहाँ से गुजर गई पूरी की पूरी। तो इसका मतलब है कि उसकी जो लेंथ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो आपने कहा जी हमारे पास जो डिस्टेंस कवर है, एस से रिप्रेजेंट करें या डी से रिप्रेजेंट करें, वो इसकी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके आएगा। डिस्टेंस तो आपने कहा 40 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 80 जो है वो सिंपली इसका आंसर है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जहाँ कैलकुलेशन है वहाँ तो फिर आपको चॉइसेस को रिजेक्ट करना बहुत आसान है। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आंसर था आपका 80। तो आपने कहा कि जी हमारे पास जो है वो डी ही इसका सिर्फ आंसर है और कुछ नहीं है। फिर कहता है कि आपके पास जो है वो 18 में क्या है, व्हाट इज यूज टू डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब ये तो बहुत ही सीधा सीधा सा क्वेश्चन है कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ जो है वही हमारे पास जो है वो क्या करता है, वो हमें डिस्टेंस देता है किसी मूविंग बॉडी के लिए। तो आंसर इज सिंपली बी। बाकी जो चीज़ें हैं वो जाहिर है कि ग्रेडियंट तो होता ही नहीं है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो स्पीड होती है, और जनाबे वाला हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन होता है। एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये कोई चीज़ नहीं है। तो सिर्फ एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ जो है यही हमारा सिंपली आंसर है और हो सकता है। ठीक हो गया। 19 देखें, द ग्राफ शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग एन इंक्रीजिंग स्पीड। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है कि हमारे पास जो वो इंक्रीजिंग स्पीड जो है उसकी क्या सूरत हाल है। तो ए जो है ये तो ज़ाहिर है रेस्ट में है, तो गलत है। यहाँ पर कांस्टेंट है ग्रेडियंट, तो कांस्टेंट है वेलोसिटी। यहाँ पर डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास, यहाँ पर जो बॉडी है वो इंक्रीजिंग स्पीड नहीं बल्कि डिक्रीजिंग स्पीड से चल रही है, और हमारे पास यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमने कहा कि यहीं पर हमारे पास इंक्रीजिंग स्पीड की बात हो रही है। और ये भी ख्याल रहे कि ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा। यहाँ पर जो वैल्यू है ग्रेडियंट की वो अगर यूनिफॉर्म हो, जैसे हम पहले क्वेश्चन में देख कर आए हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग स्पीड की, तो हर जगह ग्रेडियंट जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि with the distance is increasing with the increasing rate। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है। तो इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग स्पीड। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। फिर 20th में कह रहा है आपसे कि दी ग्राफ विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड की जो बात हो रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तो रेस्ट में है, यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या सूरत हाल है कि आपके पास ग्रेडियंट जो है उसकी सूरत हाल ये है कि वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है इसकी स्पीड, यहाँ पर भी ग्रेडियंट चेंज हो रहा है तो नहीं है। यहाँ पर आपके पास जो है वो ग्रेडियंट की एक खास वैल्यू है, और वो चाहे नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, लेकिन कांस्टेंट है। तो आपने कहा कि जी हमारे पास जो है वो आंसर सिर्फ इसका डी ही है। फिर रिकॉल कर लें कि स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ या ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। और कांस्टेंट कब होगा, जब हमारे पास स्लोप या यानी कांस्टेंट स्पीड की क्या सूरत हाल है कि जब हमारे पास स्लोप या ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा।
21 पर आइए। तो टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट, आपसे कह रहा है टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट वेट्स फॉल एट द सेम टाइम फॉर अ टेबल, फ्रॉम अ टेबल, एयर रेजिस्टेंस कैन मे बी इग्नोर्ड, व्हाट विल हैपन एंड व्हाई। तो जैसे हमने पहले कहा कि हमारे पास अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है तो बॉडीज जो है वो सेम टाइम में फॉल करती हैं, और उसकी वजह क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास आंसर इसका सिंपली ए है। बोथ स्टोन्स हिट द फ्लोर एट द सेम टाइम और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज कांस्टेंट, ये रीजन है। तो बोथ स्टोन्स हिट द फ्लोर एट द सेम टाइम, ये तो ठीक था बी में, लेकिन दे फॉल एट कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो बी इसलिए ठीक नहीं है। द हैवियर स्टोन हिट्स द फ्लोर फर्स्ट, ऐसा तो कोई चक्कर ही नहीं है। जब आपने जो है वो एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया है तो फिर फर्स्ट और सेकंड का कोई चक्कर नहीं है, और आपको सिंपली जो है वो सी और डी रिजेक्ट कर देना है इस बेस पर। तो आंसर इज सिंपली ए। फिर आते हैं हम कहाँ, 22 पर। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मोटर वे जर्नी इज शोन। तो ये आपको दिखाया गया है मुख्तलिफ स्टेप्स में, मुख्तलिफ जो है वो सिचुएशन है इसके डिस्टेंस कवर की, लेकिन वो आपसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। अब यहाँ अगर आप रिकॉल कर सकें तो आपको पता चलेगा कि इस रीजन में इसकी स्पीड जाहिर है कि कांस्टेंट स्पीड से ये चल रहा था, फिर यहाँ पर ये रेस्ट में आ गया क्योंकि डिस्टेंस ही कवर नहीं हुआ इस इंटरवल में कोई, तो ये रेस्ट में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर इसने जो है वो एक स्पीड जो है वो ज़रा पकड़ी और जो है वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया टोटल टाइम 120 में। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि ये किलोमीटर में है और यहाँ मिनट में है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जब आप करेंगे तो वो कितना आ रहा है 100 डिवाइड बाई 120। लेकिन अगर आप 100 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आपको कोई आंसर ही यहाँ नहीं मिलेगा, और रीज़न सिंपल है कि ये किलोमीटर पर मिनट होगा। आपको यहाँ दिख रहा है कि किलोमीटर पर आर में दिया गया है, तो पहला काम आपको ये करना है कि मिनट्स को आपने आर में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे कि 60 से इसको डिवाइड करें टाइम को, ताकि ये आवर्स में तब्दील हो सके। चूंकि दिया गया था आपको मिनट्स में, तो आपने 60 से डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है कि इन 1 आवर वी हैव 60 मिनट्स, तो आपके पास आर जो आ गए वो 2 आ गए, और जब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। और वो आंसर जो है वो जाहिर है आप देख रहे हैं कि आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर है। तो रीजन क्या है तो वो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपको यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा कि यूनिट की वजह से आपके पास आंसर जो है वो एक पर्टिकुलर आंसर है। उसके बाद जनाब 23 में आपसे कहा जा रहा है कि साइक्लिस्ट रिकॉर्ड्स हिज स्पीड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द जर्नी। He then plots the data against time for different sections of his journey. Which graph shows the section when he is moving with constant speed? तो सारी कहानी उसने आपको सुना दी कि एक ट्रैवलिंग हो रही थी और एक उसने डिस्टेंस कवर किया वगैरह वगैरह, प्लॉट किया ग्राफ, और जो है वो उसने कहा कि वो प्लॉट जो है वो काहे के लिए आपको करना है कि साहब जो है वो कांस्टेंट स्पीड हो। तो कांस्टेंट स्पीड यहाँ पर आप कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन बॉडी मूव ही नहीं कर रही, क्योंकि जो है वो डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, टाइम तो पास हो रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं है। तो ये ग्राफ हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, रेस्ट में शो करता है बॉडीज को। फिर क्या होगा साहब, यहाँ पर आपके पास जो है वो स्पीड की एक खास वैल्यू है जो बढ़ती चली जा रही है, यानी ग्रेडियंट आप कहें कि खास वैल्यू का है, और वो जो ग्रेडियंट है वो आपको क्या देगा, वो आपको एक्सेलरेशन देगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये, कांस्टेंट स्पीड नहीं है, तो बी को भी रिजेक्ट कर दिया आपने। और यहाँ पर आपके पास सी में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो कॉन्स्टेंटली डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रेडियंट यहाँ पर कांस्टेंट है, एंड दिस कांस्टेंट ग्रेडियंट इज नथिंग बट द कांस्टेंट स्पीड। सो आपके पास जो है वो आंसर सिंपल है, और वो आंसर क्या है, सी। डी को भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं इस बेस पर कि यहाँ पर भी ग्रेडियंट कांस्टेंट है। अब वो चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन ये बेसिकली एक्सेलरेशन है, तो बॉडी यहाँ पर एक्सेलरेट कर रही है। यहाँ आप कह सकते हैं कि वो एक यानी एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और यहाँ डिसेलरेशन है उसका, तो स्पीड कम हो रही है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है। तो ये दोनों यानी बी और डी हमने इस बेस पर रिजेक्ट कर दिए, तो सी इज द आंसर।
उसके बाद हम जाते हैं 24th पर। तो 24 में आपसे क्या कहा जा रहा है, अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स एट स्पीड v, विद स्पीड v एक बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है। तो कह रहा है कि विच रो डिस्क्राइब द स्पीड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट पॉइंट x ऑन द अपवर्ड ऑन द वे अपवर्ड्स। तो ऊपर की तरफ फेंका गया है, कह रहा है पॉइंट x पर क्या सूरत हाल है, किस चीज की। तो कह रहा है कि जी स्पीड की और जो है वो एक्सेलरेशन की। तो हमने कहा जाहिर है कि जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस पर कोई कांस्टेंट फोर्स तो अप्लाई हो नहीं रही, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है, तो इंक्रीज तो हो ही नहीं रही, तो सी और डी को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब रह गए स्पीड डिक्रीजिंग के ए और बी चॉइसेस। तो हमारे पास जो है वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जाहिर है कि डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, तो उसकी जो हमारे पास सिचुएशन है वो डाउनवर्ड है, अपवर्ड एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया अभी कि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, और ये अर्थ जब अट्रैक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वजह से है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर है। तो चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, हमारे पास जो है वो जी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड नहीं होगी। तो ए को भी हमने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। आंसर इज सिंपल एंड दिस इज नथिंग बट योर बी इज द आंसर। फिर आते हैं 25 पर। अ कार ड्राइवर मेजर द टाइम टेकन टू कंप्लीट 4 सेपरेट जर्नी। मुख्तलिफ जर्नीज में जो है वो 4 उसने जर्नीज आपको दिखाई हैं, और कह रहा है कि इन विच जर्नी डज द ड्राइवर हैव द ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड। अब आपको पता है कि ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना होता है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम का मामला है। तो डिवाइड कर लें 60 को 2 से तो 30, 60 को 3 से तो 20, 120 को 3 से तो 40, और 120 को 4 से तो 30। ये आपके पास डिस्टेंसेस आ रहे हैं मीटर्स में। तो आपने कहा कि जाहिर है कि इसमें जब बात कर रहा है कि ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड की, सॉरी, ये असल में हमारे पास जो है वो जाहिर है कि हमने क्या किया है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम किया है, तो किलोमीटर डिवाइड बाई आर, यानी हमारे पास जो है वो ये सारे के सारे स्पीड की बात हो रही है, नॉट डिस्टेंस। तो ये हमारे पास जो है वो ये यूनिट्स हैं, और आंसर जो है जैसे मैंने भी आपको बताया कि 40 इज द आंसर। क्योंकि ग्रेटेस्ट की बात कर रहा था वो, तो आपने कहा जी ग्रेटेस्ट तो 40 ही है, तो सी इज द आंसर। मैंने आपसे कहा है कि कैलकुलेशन के केस में तो ये आप सिंपल कैलकुलेशन से ही इसको रिजेक्ट करते हैं, तो बाकी रिजेक्ट कर दिया आपने, दैट्स इट। फिर आपसे कहा जा रहा है 26 में, द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद टाइम। स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। फिर क्या कहा उसने आपसे, विच रो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम्स पी एंड क्यू। तो पी में क्या हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, और क्यू में क्या हो रहा है, हमने कहा जी यहाँ पर हमारे पास जो है वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो यहाँ क्या कहा हमने कि हमारे पास जो है वो दायरा एक्सेलरेट कर रही है, सही है, डिसेलरेट कर रही है गलत है। रेस्ट में पी नहीं है, इसलिए हमने ए और बी को तो रिजेक्ट कर दिया, और बॉडी चूंकि डिसेलरेट नहीं कर रही तो हमने यहाँ डी को भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास आंसर जो है वो सिंपली सी है, कि मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन दिस एरिया, कांस्टेंट स्पीड है, और एक्सेलरेट कर रही है इस एरिया में। तो आंसर इज सिंपली सी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं तो यकीनन कमेंट करें, उससे हमें पता चलेगा कि हम इसको मज़ीद कैसे सारे डिस्कशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, या वीडियोस जो हम बना रहे हैं उसमें अगर कोई बात आपको लगता है कि बेहतर की जा सकती है तो उस पर भी बताइए हमें। Anyhow, question 27 देखें, the motion of an object is represented by the speed time graph. Which quantity is equal to the area under the graph? अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, पहले भी बहुत दफ़ा बात हो चुकी है इसके ऊपर, कि एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ अगर आप बात कर रहे हैं तो वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल देता है। अब इस पे दायरे बाकी चीज़ें जो हैं वो एक्सेलरेशन और एवरेज स्पीड और काइनेटिक एनर्जी का तो खैर कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये आप बहुत ही इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। तो आंसर इज ओनली सी।
फिर आते हैं 28 पर। तो 28 में वो आपसे कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज अबाउट एक्सेलरेशन इज करेक्ट। कौन सा जो है वो भैया स्टेटमेंट सही है? तो व्हाट इट इज रिलेटेड टू द चेंजिंग स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही जाहिर है कि इसका सही आंसर है। तो ए इसका सही आंसर है। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर्स वैसे ही सही नहीं है। इट इज द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड। तो जो है आपसे अगर कहा जाए कि एक्सेलरेशन है तो वो स्पीड जो है उस स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम होता है। और एक्सेलरेशन को याद रखिए कि डेफिनेशन जो है उसकी वही हमें इसका सिंपल आंसर दे रही है, तो बी नहीं है। इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, हमने कहा नहीं। इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज नियर टू द अर्थ, नहीं। फोर्स का तस्करा अगर आएगा तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन को एफ ओवर एम से हम लिख सकते हैं, तो फोर्स डिवाइडेड बाई मैस तो ठीक हो सकता है आंसर। बाकी फोर्स के साथ जो इन्होंने दिए हैं चीजें वो ठीक नहीं हैं। 29 को देखें तो 29 में आपसे कहा जा रहा है कि द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद टाइम, एट विच लेवल टाइम इज द एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट। तो एक्सेलरेशन का ग्रेटेस्ट है। तो हमने कहा कि सिंपली बात यह है कि हमें देखना है कि ग्रेडियंट कहाँ पर है मैक्सिमम, और पॉजिटिव ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होगा। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव ग्रेडियंट का एरिया है और एक ये एरिया है। बाकी तो जाहिर है कि हमारे पास पॉजिटिव ग्रेडियंट कहीं है ही नहीं। और हमें साफ दिख रहा है कि हमारे पास जो ये एरिया है ए वाला, वहां पर स्लोप मैक्सिमम है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन होता है। तो इसी एरिया में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ। तो आपने कहा जी हमारे पास आंसर क्या है सिंपली, तो वो आंसर है ए। 30th की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि साहब हमारे पास जो है द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। फिर वही चीज है, सिंपली एरिया की बात की जाएगी। पूछ रहा है कि हाउ फॉर डज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन 10 सेकेंड्स, यानी टोटल एरिया ये आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा कि आपने जो है वो ट्रायंगल का एरिया निकालना है बेसिकली। तो वो आपके पास जो है वो बताइए आपको क्या होता है। तो हमने कहा कि जी वो बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस क्या है इसकी 10 है और हाइट कितनी है 8 है। तो जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो ये 4, तो ये 40 आ जाएगा और यही आपका आंसर है 40। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 30 है। और आपके पास जो है वो इस पार्ट में हम यहीं पे रुकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, तो इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको समझ में आती हैं चीज़ें तो इसको लाइक भी करें, दोस्तों से शेयर करें ताकि और दोस्त भी आपके इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो हमारे पहला पार्ट था मोशन ग्राफ्स का, और इसको हमने डिस्कस किया है आज। इसको देखिए और जो है वो इस पे जो है वो जाहिर है कि अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो 0332306648 है। इस पे रब्ता करके व्हाट्सएप पे आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। बाकी कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू।